हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, कैसी पढ़ाई चल रही है? बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशंस करा था, कॉम्बिनेशन स्टार्ट करा था, कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कॉम्बिनेशन के बेसिक्स का आइडिया हो गया होगा। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, रिलेशनशिप पढ़ी थी विद परमुटेशंस की। रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन? क्योंकि जो परमुटेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ओनली सिलेक्शन। जैसे मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं। 10 में से मुझे 3 बच्चे सिलेक्ट करने हैं बस। तो मान लो ए बी सी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, बी सी डी को सिलेक्ट कर लिया। या पर्सन्स के नाम है नंबर की फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप से नाम है। तो 1 3 5 सिलेक्ट हो गए, 3 5 8 सिलेक्ट हो गए। तो तीन तीन के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? क्लियर है? तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था बच्चों। एनसीआर इज इक्वल टू एन में से आर आर के कॉम्बिनेशन पता करने का फॉर्मूला पढ़ा था। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। क्लियर है बच्चों? तो इसे, ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ था, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। फिर हम फिर हम आज आगे करेंगे। ये कैसे डिराइव हुआ था, ये आपके सामने यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ उस दिन का। ये रहा बच्चों, डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्योंकि परमुटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ओनली सिलेक्शन। अब जैसे मान लो ए बी एंड सी, ये तीन है। तीन में से मुझे दो दो के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो मुझे तीन में से दो दो के कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? एक ए बी बनेगा, एक बी सी बनेगा और एक सी ए बनेगा। बट रही बात परमुटेशन की, तो कॉम्बिनेशन ए बी है। अब ए और बी को अरेंज करोगे आपस में, तो एक परमुटेशन ए बी बनेगा और एक परमुटेशन बी ए बनेगा। क्लियर है बच्चों? एक मिनट बच्चों, को स्टार्ट कर। ठीक है बच्चों। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन में क्या होता है कि अरेंजमेंट मैटर करता है। क्लियर है? अब मैंने एग्जांपल भी दिया था। मान लो टीचर को क्लास में से 10 में से 2 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। क्लियर है? अब 10 में से 2 बच्चे वो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकती है टीचर? 10C2। बट परमुटेशन कब लगता है? सिर्फ सिलेक्शन में तो कॉम्बिनेशन लगता है, परमुटेशन कहाँ कहाँ लगता है? जहां पर टीचर को उन दो स्टूडेंट को जॉब देनी हो। तो जॉब वन और जॉब 2। तो जॉब 1 के लिए 10 में से कोई सा भी स्टूडेंट आ सकता है। अब जॉब 1 किसी 10 में से किसी भी एक को मिल गई। जॉब 2 के लिए कितने लोग रह जाएंगे बच्चों? 9। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यहां पर दो दो के परमुटेशन मिलेंगे, क्योंकि जॉब वन दस में से कोई सा भी ले सकता है। क्लियर है? मान लो ए ने लिया, बी ने लिया, सी ने लिया। क्लियर है? ए बी सी डी अप टू जो भी जितने भी बनेंगे केसेस। और दूसरी जॉब के लिए कितने बंदे रह जाएंगे? 9 बंदे रह जाएंगे। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यहां पर अरेंजमेंट होगा, क्योंकि ए के साथ बी भी आएगा और बी के साथ ए भी आएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो परमुटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ, और कॉम्बिनेशन का मतलब है ओनली सिलेक्शन। अब मैंने फिर आपको ये बताया था उस दिन, एन में से आर आर के कॉम्बिनेशंस पता करने का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से तीन तीन के कॉम्बिनेशंस पता करने का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला बनाने से पहले मैंने आपको बताया था कि उसे डिनोट किससे करेंगे? एनसीआर से। तो आर आर के कॉम्बिनेशन मतलब आर आर का ग्रुप बन गया। मान लो हर एक ग्रुप में 10 में से तीन तीन के कॉम्बिनेशन बन गए, हर कॉम्बिनेशन में तीन तीन बच्चे हैं। तो अगर आप उन तीन बच्चों को अरेंज करेंगे, तो तीन बच्चे आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो एन में से आर आर के कॉम्बिनेशन पता करने का फॉर्मूला नोटेशन होता है एनसीआर। और हर एक कॉम्बिनेशन से कितने परमुटेशन बनेंगे? फैक्टोरियल आर। एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर किसके इक्वल होता है बच्चों? एनपीआर। ठीक है? तो यहां से एनसीआर का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। तो फिर मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस आपको लर्न कराए थे। तो ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये सब कॉम्बिनेशंस पढ़ लिए होंगे। पास्कल लॉ बता दिया था मैंने। ठीक है, ये सब पढ़ लिया था हमने। पास्कल लॉ है, इसकी प्रूविंग भी बताई थी। और एनसीआर अगर एनसीपी के इक्वल हो, तो या तो आर पी के इक्वल होगा या आर प्लस पी एन होगा।
तो सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में कर लिए थे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी करी थी बच्चों, बट आज दोबारा से एक बार देख लेंगे, मतलब वर्ड प्रॉब्लम तो दोबारा से देख लेंगे। एनसीआर का फॉर्मूला बच्चों आपके सामने होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, और एन और आर बच्चों क्या होते हैं, नेचुरल। बट कुछ वैल्यूज जो हैं, जैसे एन में से जीरो जीरो के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये मीनिंगलेस है, बट वैसे अगर सॉल्व करेंगे तो वन के इक्वल आएगा। टेन सी जीरो किसके इक्वल होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। चलो ये भी आप लोगों को पता है। बच्चों सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन अप टू NCN। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट किसके इक्वल होता है बच्चों, 2 टू द पावर n। जैसे मान लो 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 एंड सो ऑन अप टू 10C10 किसके इक्वल होगा बच्चों, 2 टू द पावर 10। तो ये सॉल्व करके आएगा 1024। और बच्चों अगर आपको सम चाहिए यहां से यहां तक, तो ये क्या बनेगा फॉर्मूला, C1 रीड करते हैं, NC1 को C1 भी रीड करते हैं, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 NCN। तो ये किसके इक्वल होता है, 2 टू द पावर n माइनस NC0, और NC0 बच्चों क्या होता है, 1। तो बस मैं यही कहूंगा बच्चों की प्रीवियस क्लास जो है वो आपके अच्छे से कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आपको ये आगे का समझ में आएगा। कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन एक बार मैं आपके सामने कर देता हूं। क्वेश्चन है बच्चों, समीशन r इज इक्वल टू 1 अप टू 5 CR, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि r को 1 पुट करते हुए 5 तक जाना है और सबका समीशन करना है। तो 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। मैंने बच्चों बताया था आपको कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, इसे बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उसका सम किसके इक्वल होता है, 2 टू द पावर n। बट ये 1 से स्टार्ट है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n माइनस 1, और n कितना है बच्चों, 5। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 माइनस 1, 32 माइनस 1, सॉल्व करके कितना आ गया, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If NC12 is equal to NC5, if NC12 is equal to NC5, then find the value of n। आपसे n की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा था इफ NCR इज इक्वल टू NCP, ये हमने पढ़ा था। जैसे 15C8 बच्चों किसके इक्वल होता है, 15C7 के, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता कि ये दोनों सेम हो, अगर ऊपर n सेम है तो जरूरी नहीं होता कि ये नीचे वाले भी सेम हो। क्लियर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि NCR किसके इक्वल होता है, NC n माइनस आर। जैसे क्लास में 15 बच्चे हैं तो 15 में से जितने तीन तीन के कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने ही 12 12 के बनेंगे। क्योंकि अगर मान लो आपने 3 बच्चे सिलेक्ट करे 15 में से, तो 3 एक जगह खड़े हो गए तो 12 भी तो एक जगह हुए। अब 3 एक और कॉम्बिनेशन बन गया तो बाकी 12 का भी तो एक कॉम्बिनेशन बना होगा ना, ठीक है। तो ऐसे 14 में से जितने 8 8 के कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने ही 6 6 के बनेंगे, ठीक है। अब जैसे ये देखो NC12 किसके इक्वल है, NC5। तो सिंस NCR इज इक्वल टू NCP, देयरफॉर या तो 12 और 5 इक्वल होंगे, या फिर 12 प्लस 5 किसके इक्वल होगा, n। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 17। आप चेक कर सकते हो 17C12 किसके इक्वल होता है, 17C5 के। क्लियर।
तो अगर एनसीआर एनसीपी के इक्वल है तो या तो आर और पी सेम होंगे या आर प्लस पी किसके इक्वल होगा, एन के। कुछ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस और करा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। इफ NC4 is equal to NC6, find 12CN। Since NCR is equal to NCP, therefore तो या तो R और P सेम होंगे या फिर R प्लस P किसके इक्वल होगा, N। तो N की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 10। और हमें क्या फाइंड करना है, 12CN, मतलब 12C10। अब 12C10 का या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो कॉम्बिनेशन का, या फिर एनसीआर किसके इक्वल होता है, NCN माइनस आर, 10 माइनस 12 माइनस 10। और NC2 के लिए डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट बना हुआ है N माइनस 1/2। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया, 66। तो ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस का आइडिया हो गया बच्चों आपको। और थोड़े बड़े क्वेश्चन से एक आधा और ले लेते हैं, जो भी एमसीक्यू बेस्ड बन सकते हैं वो सारे करा रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन है इवेल्युएट, मतलब वैल्यू निकालनी है हमें, 20C5 प्लस समीशन आर को 2 पुट करते हुए कहां तक लेके जाना है, 5 तक। 25 माइनस आर C4, 20C5। अब आर को एक एक करके पुट करो, अगर आप 2 पुट करते हो तो 23C4 होएगा, फिर 3 पुट करोगे तो 22C4, 2 3 4, 4 पुट करोगे तो 21C4 और ये 20C4। अब इसे सॉल्व करना है, पास्कल लॉ लगेगा। 20C5 प्लस 20C4 किसके इक्वल होगा, N+1C5। तो 21C4 चल ही रहा था, 22C4 कॉपी कर लिया, 23C4। अब इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 22C5 पास्कल लॉ से। अब इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 23C5, और इन दोनों को ऐड करके आएगा 24C5। क्या रिजल्ट, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, NCR प्लस NC R-1 किसके इक्वल होगा, N+1CR। ये ऊपर N और N सेम होंगे, इनमें एक का गैप होगा, रिजल्ट किसके इक्वल होगा, N+1CR, जो बड़ी वैल्यू होगी। तो सॉल्व करके आ गया 24C5, 15th का आंसर। इन्होंने सॉल्व कर रखा है, चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, वो डिपेंड करता है हमें एमसीक्यू क्या दिया हुआ है। सॉल्व कैसे करोगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 20 अपॉन 120। सॉल्व करो बच्चों कैलकुलेटर पे, 24 इंटू 23 22 इंटू 21 इंटू 20 डिवाइड बाय 120, 42504। ठीक है, इस टाइप के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस तो बच्चे हमने सारे कर लिए। अब वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम खोल लेते हैं। तो ये चैप्टर बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये चैप्टर अच्छा होगा तभी आपको कुछ प्रोबेबिलिटी में समझ में आ पाएगा, नहीं तो बच्चों प्रोबेबिलिटी बिल्कुल
सिर के ऊपर से जाएगा। ये सब हमने कर लिया। मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा रहा था कुछ। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ये रहे, ये करवा रहा था। अब वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम में कुछ क्वेश्चंस तो हो ही गए थे, तो कहां से कराने हैं अब मुझे। एक तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ हैंड चेक्स पता करना है। मान लो पार्टी में 10 गेस्ट हैं, ठीक है, 10 गेस्ट हैं और आपको ये पता करना है कि नंबर ऑफ हैंड चेक्स कितने होंगे। अब दो पर्सन से एक हैंडशेक होगा, दो डिफरेंट पर्सन से एक हैंडशेक होगा, तो जितने दो दो के कॉम्बिनेशंस बनेंगे उतने हैंडशेक्स होंगे। तो बच्चे फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज इक्वल टू NC2, जिसमें n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ पर्संस। क्लियर है? तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स पता करने का फॉर्मूला होता है NC2। एग्जाम्पल 11th करते हैं। इसके बाद 10th में आपको बाद में करा दूंगा, नहीं तो आप खुद से ट्राई करिएगा। जी 11th, आउट ऑफ 5 men and 2 women, टोटल 5 men है और 2 women है, अ कमेटी ऑफ 3 is to be formed। अब टोटल 7 लोग हैं, 7 लोग में से आपको 3 की कमेटी बनानी है। क्लियर है? तो 3 3 के कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 7C3। बट इन्होंने क्या बोला, इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन इफ एट लीस्ट वन ऑफ द वुमेन इज टू बी इंक्लूडेड। तो बच्चों कम से कम एक वुमेन को तो इंक्लूड करनी है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, मैं आपको करके बताता हूं। मैन, वुमेन, टोटल मैन कितने हैं, 5, और टोटल वुमेन कितनी है, 2। आउट ऑफ 5 men and 2 women, अ कमेटी ऑफ 3, 3 की कमेटी बनानी है और कम से कम इन्होंने बोला है कि एक वुमेन को तो इंक्लूड करना ही है। तो एक वुमेन इंक्लूड कर लो, 2 मैन, या फिर 2 वुमेन और एक मैन। और डिफरेंट केस, और का मतलब क्या होता है प्लस, और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और तो कोई केस बनेगा नहीं। तो 5 में से एक को चुनना है, 5 में से 2 को, सॉरी, 5C2 एंड 2C1, और मतलब प्लस 5C1 इंटू 2C2। 5C2 क्या होगा, n(n-1/2), 2C1 कितना होगा, 2, 5C1 5, 2C2 1। 25 तरीके से एक कमेटी बनाई जा सकती है। क्लियर है? तो 25 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट 11 बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 25 प्लेयर्स। 25 में से आपको क्रिकेट 11 चूज करना है, तो कितने तरीके से 25 में से 11 की टीम बनाई जा सकती है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, 25C11। क्लियर है इतना? दोबारा पढ़ लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज अ क्रिकेट टीम बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 25 प्लेयर्स कंटेनिंग, जिसमें 10 तो बैट्समैन है। ये क्वेश्चन आपके सामने बच्चों एक बारी पढ़ लो।
10 बैट्समैन है और 5 बॉलर्स हैं, 2 विकेट कीपर्स हैं। एज्यूमिंग दैट द टीम ऑफ 11 प्लेयर्स रिक्वायर्स, आपको 5 तो बैट्समैन चाहिए और 3 ऑलराउंडर चाहिए, 2 बॉलर्स चाहिए और 1 विकेट कीपर चाहिए। तो ये सारी कैटेगरी एक बार ही लिख लो। एग्जाम्पल 12, बैट्समैन, ऑलराउंडर्स, बॉलर्स और विकेट कीपर्स। टोटल बैट्समैन कितने हैं? 8 बॉलर्स हैं, 10 बैट्समैन। और ऑलराउंडर्स कितने हैं? 5 ऑलराउंडर्स हैं, 2 विकेट कीपर्स हैं। अब जो इन्होंने चूज करना है, 11 की टीम बनानी है, जिसमें से 5 तो इन्होंने बैट्समैन लेने की बात करी है। ऑलराउंडर्स कितने लेने हैं? 2 बॉलर्स, 3 ऑलराउंडर्स और 1 विकेट कीपर। इन सबको जोड़ दो तो 11 ही आ रहा होगा। अब देखो कैसे करेंगे। 10 में से ये सबको सभी चूज करना है। 10 में से 5 को कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? 10C5 एंड मतलब मल्टीप्लाई 5C3 इंटू 8C2 इंटू 2C1। ठीक है, अब ये बच्चों ये अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए आपको। जैसे 10C5 है, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल 5। तो ये देखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 120। ये तो हो गया सॉल्व करिए 252। और 5C3 क्या होता है? 5 इंटू 4 अपॉन 2। और 8C2 क्या होगा? 8 इंटू 7 अपॉन 2। 2C12 तो सॉल्व करके आ गया 141120। मेरे आंसर मैच कर लेते हैं, 141120। इतने तरीके से टीम 11 चूज की जा सकती है। अगर ये कुछ ना कहते तो वही आंसर होता 25C11, क्योंकि टोटल 25 लोग हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आंसर। एक बार 13th एग्जांपल पढ़ते हैं। A committee of 5 is to be formed। कमेटी 5 की कमेटी बनानी है। आउट ऑफ 6 जेंट्स एंड 4 लेडीज। अगर ये कुछ नहीं कहते तो आंसर क्या होता? 10C5। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? कम से कम 2 लेडीज को इंक्लूड करना है। और सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला? मैक्सिमम 2 लेडीज को इंक्लूड करना है। तो 2 अलग अलग केसेस हैं। एग्जाम्पल 13, लेडीज, जेंट्स। टोटल लेडीज कितनी है? 6 जेंट्स हैं, 4 लेडीज हैं। अगर ये कुछ नहीं कहते तो 5 की कमेटी 10 में से कितने तरीके से बना सकते हैं हम? 10C5। बट इन्होंने बोला कि कम से कम 2 लेडीज को इंक्लूड करना है और 5 की कमेटी बनानी है। 2 3 3 2 4 1। इसके अलावा कोई और केस नहीं बन सकता, क्योंकि 4 से ज्यादा लेडीज नहीं हो सकती। तो आंसर क्या होगा? 4C2 इंटू 6C3 प्लस 4C3 इंटू 6C2 प्लस 4C4 इंटू 6C1। ये सॉल्व कर लो क्या आ रहा है। 4C2 क्या होगा? 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 n माइनस 1/2। और 6C3 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 6।
एक बार देख लेते हैं। 4c2 हो जाएगा 4 × 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 6 × 5 × 4 डिवाइड बाय 6। 120 क्या आ गया? 4c3 4 होता है, 4c3 4c1 के इक्वल होता है, और 6c2 क्या होगा? 6 × 5 डिवाइड बाय 2, और लास्ट 4c4 1, 6c1 6। 186 आ गया बच्चों आंसर। अब एग्जांपल 14 देखते हैं। तो ये भी आ गया 186। अब एग्जांपल नंबर 14 पढ़िए सब। एग्जाम्पल 14 में क्या कह रहे हैं? बॉक्स कंटेन 5 डिफरेंट रेड एंड 6 डिफरेंट व्हाइट बॉल्स। टोटल मिला के कितनी बॉल्स हो गई बच्चों? टोटल मिला के, टोटल मिला के 5 तो रेड बॉल्स हैं और 6 व्हाइट बॉल्स हैं, तो दोनों मिला के 11 बॉल्स हो गई। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉल्स बी सिलेक्टेड? अगर ये कुछ नहीं कहते, अगर ये कुछ नहीं कहते तो 11 में से 6 बॉल्स को सेलेक्ट करने के वेज कितने? 11 से 5। बट इन्होंने बोला कि कम से कम 2 बॉल्स हर एक कलर की तो होनी ही चाहिए। एग्जाम्पल 14, बैग में 2 टाइप की बॉल्स हैं, 5 रेड, 6 व्हाइट। टोटल हमने कितनी बॉल सिलेक्ट करी? 5 बॉल सिलेक्ट करी, और दोनों दोनों कलर की, दोनों कलर की 2-2 बॉल्स तो आनी चाहिए। 2 3 3 2। इसके अलावा कोई केस बन नहीं सकता, क्योंकि अगर यहां पर आप बढ़ाओगे तो यहां पर घटाना पड़ेगा, और दोनों कलर की कम से कम 2 बॉल्स तो होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा बच्चों 5c2 इंटू 6c3 प्लस 5c3 इंटू 6c2, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। तो ये 5c2 सॉल्व करके क्या आएगा? 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 2, 6c3 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 6, 200 ये आ गया। 5c3 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 2, 62 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 2। हमारे केसेस कम बने शायद। नहीं, इन्होंने बोला है हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉल्स बी सिलेक्टेड? 6 बॉल सिलेक्ट करनी है, तो 4, 3 रेड और 3 व्हाइट, ये केस बन सकता है बच्चों। और कौन सा केस बनेगा? टोटल मिला के 6 बॉल सिलेक्ट करनी है, और कम से कम 2 तो रखनी है हर एक कलर की। तो 2 4 लिया, 3 3 लिया, 4 2, और रेड बॉल्स 5 है, तो इसके अलावा तो और कोई केस बनेगा नहीं। 5c2 इंटू 6c4, 5c3 इंटू 6c3, 5c4 इंटू 6c2। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5c2 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 6c4 6c4 किसके इक्वल होता है? 6c2 के। 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 5c3
5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 65 61 के इक्वल होता है। 5C4 5C1 के इक्वल होता है 5, और 6C2 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। भी कोई केस में प्रॉब्लम हो रहा है। 2 4 3 3 4 2, 5C2 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 64 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 5C3 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 6C3 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 6, 5C4 5 के इक्वल होता है, 6C4 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 425। बच्चों आंसर क्या आ गया? 425। अब आगे आते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो नेक्स्ट आप खुद ट्राई कर लेना, उसके बाद देखते हैं। तो एक चीज समझा देता हूं मैं। मान लो ये कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? जो एक ही लाइन पे लाई करें। अगर चार पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनसे कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेगी? एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। और अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, अगर पॉइंट्स बच्चों नॉन कोलिनियर है, मैं आपके सामने क्वेश्चन बढ़ दूंगा, ज्यादा बड़े हैं नहीं। अगर ये तीन पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो उनसे कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी? दो पॉइंट से एक बनती है। तो अगर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनसे कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी? दो पॉइंट से एक। मान लो ये तीन पॉइंट्स हैं, इनसे कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी? दो से एक। तो तीन में से दो दो के जितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे उतनी स्ट्रेट लाइंस होंगी। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पता करने का फॉर्मूला क्या होता है? NC2। और ट्राइंगल्स के लिए बच्चों क्या चाहिए होता है? तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए होते हैं। तो ट्राइंगल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का फॉर्मूला होता है NC2 और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का फॉर्मूला होता है NC3। सुनो बच्चों, टोटल 10 पॉइंट्स हैं, आउट ऑफ विच 10 में से 6 पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। बाकी चार पॉइंट्स ऐसे, बाकी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्लियर है? तो टोटल 10 पॉइंट्स हैं जिसमें से 6 पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी बनेगी? अब बहुत ध्यान से सुनना। 10 में से दो दो के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 10C2। हम सोचेंगे कि 10C2 स्ट्रेट लाइंस बनेगी, बट ऐसा नहीं है। इन 10C2 में वो वाले पॉइंट्स भी आ गए 6 जो कोलिनियर है, उनके आपस के दो दो के कॉम्बिनेशन इसमें शामिल हो गए होंगे, वो हटा दिए 6C2। उनके आपस के कॉम्बिनेशन इसमें शामिल हो गए होंगे ना NC2 में, जबकि उनसे एक भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, तो 6C2 माइनस कर दिया। हम ऐसे नहीं कर सकते कि टोटल हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं, 6 कोलिनियर हैं तो 6 हटा दो, 4 पॉइंट्स बचे। नहीं, ये जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये बाकी पॉइंट्स के साथ तो स्ट्रेट लाइंस बना रहे हैं ना, अलग अलग।
क्लियर है? तो इनके आपस के कॉम्बिनेशन हटा दिए बट वन ऐड कर दिया। कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेगी एक बार निकाल लूं मैं। टोटल 10 पॉइंट्स हैं, जिसमें से 6 पॉइंट्स कोलिनियर है, 31 आ रहा है, 45 माइनस 15 प्लस 1, 31 स्ट्रेट लाइंस बनेगी। यहां तक का क्लियर हो गया? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अगर ये क्वेश्चन ट्राइंगल्स का होता तो इसी में पूछते नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। तो टोटल 10 पॉइंट्स हैं, उसमें तीन तीन के कॉम्बिनेशंस कितने हो गए, 10c3। बट इनमें से जो पॉइंट्स कोलिनियर है 6 पॉइंट्स, उनके तीन तीन के कॉम्बिनेशंस में गलत शामिल हो गए, वो हटा दिए। ठीक है, इसमें प्लस वन नहीं करेंगे, उसमें प्लस वन इसलिए करा क्योंकि एक लाइन तो बनी है ना। तो यहाँ पर प्लस वन नहीं इसलिए करेंगे क्योंकि ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नहीं है। अब यहां तक का क्लियर हो गया? नेक्स्ट है जो पीडीएफ मैंने दिया उसमें से एग्जाम्पल नंबर 16 करा रहा हूं बच्चों। क्या है क्वेश्चन? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ हेक्सागन। तो हेक्सागन, हेक्सागन में कितनी साइडेड फिगर होती है? हेक्सागन, ये है हेक्सागन। तो हेक्सागन में जितने भी पॉइंट्स हैं, 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं हेक्सागन में। हेक्सागन जो बनता है वो 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनता है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी हो गई? बट ये तो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइंस पूछते हैं 6 पॉइंट्स है तो कितनी होती? 6c2। अगर ये पूछते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स कितने बन सकते हैं? 6c3। तो 20 ट्राइंगल्स बनेंगे। और अगर स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन होता तो 15 स्ट्रेट लाइंस बनेगी। तो 15 स्ट्रेट लाइंस बनेगी जिसमें से 6 साइड्स हो गई, तो बाकी बचे हुए क्या हो गए? डायगोनल्स। तो अब ये सुन ले, डायगोनल का क्या कॉन्सेप्ट है? नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। एक एन साइडेड पॉलीगन है, पॉलीगन होता है एंक्लोज फिगर, उसमें एन साइड्स हैं, तो एन साइड्स होंगी तो एन पॉइंट्स होंगे। तो कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी? एनसी टू। एनसी टू में से क्या माइनस कर दो? जितनी साइड्स हैं। तो मान लो जैसे क्वाड्रिलेटरल है, यहां तक तो क्लियर हो गया बच्चों? अब मान लो क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल कितने पॉइंट से बनता है? 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स इन क्वाड्रिलेटरल, वैसे तो पता है आपको 2 होते हैं, बट फॉर्मूले से निकालें तो 4c2 इतनी स्ट्रेट लाइंस होंगी, इसमें 4 साइड्स हो गई। 4c2 क्या होगा? 4 × 3/2। 6 - 4, तो कितनी स्ट्रेट लाइंस हो गई? टोटल 6, जिसमें से 4 साइड्स हो गई, तो बाकी बचे हुए क्या हो गए? डायगोनल्स। तो किसी भी पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होते हैं कैसे पता करेंगे? फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगन। किसी भी एन साइडेड पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होते हैं? टोटल एन पॉइंट्स होते हैं, तो कितनी स्ट्रेट लाइंस हो गई? एनसी टू, जिसमें से एन हो गई साइड्स। तो बाकी बचे हुए क्या हो गए बच्चों? डायगोनल्स। क्लियर है? तो पॉलीगन का हो गया, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पता करने का फॉर्मूला हो गया। मान लो 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है, मतलब उन पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स लाइन पे लाइन लाइन नहीं कर रहे,
तो उनसे कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेगी 10c2, कितने ट्राइंगल्स बनेंगे 10c3, और अगर उसमें से 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेंगे 10c3 और 10c2 माइनस 3c2 प्लस 1, और कितने ट्राइंगल्स बनेंगे 10c3 माइनस 3c3। बुक के एग्जांपल्स पढ़ते हैं, जो पीडीएफ भेजा हो मैंने। एग्जांपल नंबर 17, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन विद n साइड्स। तो ये तो हमने पढ़ लिया। क्या होगा nc2 टोटल स्ट्रेट लाइंस होंगी जिसमें से n हो गई साइड। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स पता करने का फॉर्मूला क्या होता है, nc2 माइनस n। एक सर्किल है, सर्किल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और सारे के सारे क्या होते हैं नॉन कोलिनियर। सारे के सारे पॉइंट्स क्या होते हैं नॉन कोलिनियर। तो उनसे कोड्स कितनी बनेगी, कोड्स मतलब स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ कोड्स। टोटल हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं 21, 21 पॉइंट्स हैं, जिसमें से सारे के सारे पॉइंट्स क्या होते हैं नॉन कोलिनियर। तो जितने दो दो के कॉम्बिनेशंस बनेंगे उतनी कोड्स होंगी। ठीक है, तो 21 पॉइंट्स हैं, तो 21 में से जितने दो दो के कॉम्बिनेशंस बनेंगे उतनी स्ट्रेट लाइंस होंगी, तो उतने ही कोड्स होंगे। तो किसी भी सर्किल में नंबर ऑफ कोड्स पता करने का फॉर्मूला होता है, मान लो आपको 10 पॉइंट्स दिए हैं तो 10 पॉइंट से कितनी कोड्स बनेगी nc2। नंबर ऑफ हैंडशेक्स का फॉर्मूला क्या होता है nc2, नंबर ऑफ कोड्स का फॉर्मूला क्या होगा nc2। अब एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं हम। कुछ पैरेलल लाइंस दी हुई हैं m, ये m पैरेलल लाइंस है और n पैरेलल लाइंस इन्हें इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइनिंग्स तो हो गई m और वर्टिकल लाइनिंग्स n। तो कितने पैरेललोग्राम्स बनेंगे, तो पैरेललोग्राम्स के लिए दो लाइंस ऐसे चाहिए, दो लाइंस ऐसे चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम पता करने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास m लाइंस ऐसे हैं तो दो लाइंस इसमें से ले लो, तो दो दो के कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे mc2। दो दो के कॉम्बिनेशन ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, ठीक है, और ये मिडिल वाले भी दो आ सकते हैं, और बाकी वर्टिकल वर्टिकल कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है। तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगा, ये हो जाएगा तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो इसलिए दो लाइंस तो आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, दो वर्टिकल, mc2 इंटू nc2। मान लो, बहुत ध्यान से सुनना, मान लो बच्चों, मान लो ऐसी लाइंस हैं चार और वर्टिकल लाइंस हैं तीन, कितने पैरेललोग्राम्स बनेंगे, दो लाइंस तो आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने बनेंगे 4c2, दो लाइंस तो आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, और दो वर्टिकल 3c2। 18 पैरेललोग्राम्स बनेंगे। क्लियर है, दो तीन क्वेश्चंस हैं कॉम्बिनेशंस के, उन्हें एंड करते हैं। तो मैं पानी ले आता हूं, आप 1 मिनट वेट करिए, उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं।
चलो बच्चों, देखते हैं आगे। मैं कह रहा था कि नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स अगर हमें पता करना हो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से कितने बनेंगे, तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, टू हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड टू वर्टिकल लाइंस। अगर टोटल m हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं तो उसके दो दो के कॉम्बिनेशन mc2, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, क्योंकि दो दो के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, ये दो बन गए, ये दो बन गए, ये दो बन गए, ये सारे आ गए, और वर्टिकल लाइन के ये सारे बन गए अलग अलग, मतलब अलग अलग L1 L2 L1 L3 इस टाइप से। तो ये मान लो L1 L2 है, ये L2 L3 है, इस टाइप से। ठीक है, तो इस एक से कितने सारे बन जाएंगे पैरेललोग्राम, इतने सारे, एक से इतने, तो ये होंगे कितने, इसलिए यूनिटरी मेथड के हिसाब से हमेशा एंड में मल्टीप्लाई होता है। तो ये बच्चों याद रखना, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स पता करने का फॉर्मूला होता है MC2 इंटू NC2। अब जैसे ये देखिए, मैं दोबारा से आपको करवा इसलिए रहा हूं कि क्लियर हो जाएगा। मान लो ऐसे लाइंस थी, कुछ लाइंस ऐसे थी तीन, अब दो लाइंस ये लेंगे, दो लाइंस ये, ठीक है, तो मान लो ऊपर की दो लाइंस ली, तो इससे कितने पैरेललोग्राम बनेंगे, एक से कितने, तो अब तीन में से दो दो के कॉम्बिनेशन, एक पैरेललोग्राम ये बनेगा, एक पैरेललोग्राम ये बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही तीन में से दो दो के कॉम्बिनेशन तो ये बन गए, तीन में से दो दो के L1 L2 L2 L3 L1 L3, तो ये तो तीन कॉम्बिनेशन बने। अब वर्टिकल तो तीन बने, हॉरिजॉन्टल कितने बन सकते हैं, चार में से ये दोनों बन सकते हैं, तो 4C2 सॉल्व करके कितना आता है, छह बनेंगे, छह बनेंगे, तो ये दो और ये होते हैं, तो पैरेललोग्राम फिर अलग बनेगा, ये अलग पैरेललोग्राम है, होंगे ना। तो 4C2 6, ठीक है, और 3C2 3, 18 पैरेललोग्राम्स बनेंगे। चलो अब मैं एग्जांपल नंबर 21 ही करवाता हूँ। मैं आपके सामने बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ। देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, टोटल 10 पॉइंट्स हैं, नो टू ऑफ द थ्री, नो थ्री ऑफ विच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइंस। कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, एक्सेप्टिंग, चार पॉइंट्स के अलग से बोला कि ये चार पॉइंट्स कोलिनियर है। अब आपसे पूछ रहे हैं, ये करा चुका हूं मैं, कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी और कितने ट्राइंगल्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है अगर पॉइंट्स कुछ कोलिनियर भी हो तो, टोटल 10 पॉइंट्स हैं तो कितनी स्ट्रेट लाइंस बनती, 10C2, बट इसमें से चार पॉइंट्स कोलिनियर है, तो उसके दो दो के कॉम्बिनेशन इसमें शामिल हो गए, हटा दिया, एक स्ट्रेट लाइन तो बनेगी ना उनसे। एक बार कैलकुलेशन देख लो। हाँ, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो 40 है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 10 पॉइंट्स है, 10C3 माइनस 4C3। तो जो चार पॉइंट्स कोलिनियर है, चार पॉइंट्स जो कोलिनियर है, उनसे कोई ट्राइंगल थोड़ी ना बनेगा। 10 9 8, 7 से 7 कैंसिल, 6 फैक्टोरियल 3, 4C3 4C1 के इक्वल होता है, ये 4 हो जाएगा। अब ये सॉल्व करो, 10 9 8 116, हाँ तो 116 ट्राइंगल्स बनेंगे। तो पहले मैं बाकी क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर लास्ट में एग्जांपल 22 कराऊंगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। कुछ कॉम्बिनेशन हमें डायरेक्ट लर्न होने चाहिए, वो भी पिछली क्लास में रिवाइज करा दिया था। और 10 में से तीन तीन के जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने सात सात के बनेंगे, 10 में से आठ आठ के या दो दो के जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उतनी आठ आठ के बनेंगे। ठीक है, एक चीज और जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताई थी, नहीं बताई थी, एक बार ये देख लेते हैं। एनसीआर इज मैक्सिमम when r is equal to n upon 2,
प्रोवाइडेड n इज इवन, और अगर n ऑड हुआ, ये सही लिखा है, एन सी आर इज मैक्सिमम व्हेन आर इज इक्वल टू n अपॉन टू, और अगर n ऑड होता है तो r की वैल्यू क्या होगी, n प्लस वन अपॉन टू या n माइनस वन अपॉन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 सी आर इज मैक्सिमम, बच्चों 20 सी आर मैक्सिमम कब होगा, जब r कितना लेंगे 20 अपॉन टू 10, तो 20 सी 10 इज मैक्सिमम। अब ऑड वाला केस ले लेते हैं, 20 सी आर इज मैक्सिमम व्हेन r इज इक्वल टू n प्लस वन अपॉन टू या n माइनस वन अपॉन टू, तो ये आ जाएगा 11 और 10। चेक कर लो आप, 21 सी 11 और 21 सी 10 एक ही बात है। एनसीआर किसके इक्वल होता है, एनसी एन माइनस आर। तो 21 सी आर इज मैक्सिमम, इसका मतलब 21 सी 0, 21 सी 1, 21 सी 2, इन सारे कॉम्बिनेशन में 21 सी 11 इज मैक्सिमम या फिर 21 सी 10 इज मैक्सिमम। जैसे मान लो 5 5 सी 0, सब निकाल के बताता हूँ, चलो मैं यहाँ वेरीफाई भी हो जाएगा। अब ये ऑड है, तो किस पे मैक्सिमम होगा, 5 प्लस वन अपॉन टू, 3 पे या 2 पे। 5c0 1 होता है, 5c1 5 होता है, 5c2 10 होता है, 5c3 भी 10, ये दोनों 10 होते हैं, बाकी ये 1, 5c4 5 हो जाएगा, 5c5 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू किस पे आ रही है, तो ये मैंने आपको लिखवा दिया, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन है फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, ये सामने रख देता हूँ क्वेश्चन में आपके। ये सब हो गया। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी, 10 को चूज करना है, चूजर मतलब होता है सिलेक्शन। तो 10 10 के कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 25 सीट है। अब इन्होंने क्या लिखा, देयर आर थ्री स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट ईदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। तीन बच्चों ने ये डिसाइड करा कि या तो तीनों ज्वाइन करेंगे या कोई भी नहीं करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा। दो केसेस में, या तो केस केस वन, ऑल थ्री फ्रेंड्स विल ज्वाइन, अगर तीनों दोस्त ज्वाइन करेंगे, देखो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो तीनों दोस्त ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, अगर तीनों दोस्त ज्वाइन करेंगे तो एक साथ करेंगे। तो अब इनके साथ और कितने की कमेटी बनानी है, इन्होंने बोला है कि 25 में से 10 को चूज करना है। ठीक है, तीन तो ऑलरेडी चूज हो गए, तो अब 22 में से कितनों को चूज करोगे आप, और तीनों फ्रेंड्स को मना कर दिया, तीनों फ्रेंड से मना कर दिया, या तो हम तीनों जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी क्या है, तो तीनों जाएंगे या तीनों नहीं जाएंगे, दूसरा केस। जब तीनों नहीं जाएंगे तो 22 में से अब कितनों को चुनना है, 10 को। सो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने आ गए, ठीक है, तो या तो तीनों दोस्त ज्वाइन करेंगे या तीनों दोस्त ज्वाइन नहीं करेंगे, वो सारे कॉम्बिनेशन इसमें तीनों दोस्त हैं, सारे कॉम्बिनेशन इसमें तीनों दोस्त शामिल नहीं है। एग्जाम्पल 24, a boy has three library tickets and eight books of his interest in the library.
एक बॉय के पास, मान लो मेरे पास 3 लाइब्रेरी टिकट्स हैं और मेरे पास ये 8 बुक्स हैं, तो मैं 3 बुक्स इश्यू करा सकता हूँ, तो कोई सी भी तीन, या अरेंजमेंट तो मैटर नहीं करेगा, एबीसी इश्यू करा ली मैंने, या उसे बीसीए बोलूंगा तो बात तो एक ही है। तो अगर ये कुछ नहीं कह रखा होता तो 3 टिकट्स को यूज करने के मेरे पास ऑप्शंस होते 8C3, बट इन्होंने बोला है कि स्टूडेंट, अ बॉय हैज 3 लाइब्रेरी टिकट्स और उसके इंटरेस्ट की 8 बुक्स हैं, आउट ऑफ दीज 8 it does not want to borrow chemistry part second unless chemistry part first is also borrowed। मतलब वो केमिस्ट्री पार्ट सेकंड इश्यू बोरो नहीं करना चाहता जब तक वो फर्स्ट ना बोरो कर ले। तो बताओ ये कितने तरीके से बॉय जो है लाइब्रेरी टिकट को यूज कर सकता है। तो पॉसिबिलिटीज देखें, या he does not want to borrow chemistry part second, वो केमिस्ट्री पार्ट सेकंड बोरो नहीं करना चाहता जब तक फर्स्ट ना बोरो कर ले। तो केमिस्ट्री पार्ट सेकंड अगर वो बोरो करना चाहता है तो फर्स्ट भी बोरो करेगा ही करेगा। केस वन तो ये, he does not want to borrow chemistry part second unless अकेला नहीं इशू कराएगा, ठीक है। या तो केमिस्ट्री पार्ट सेकंड इश्यू होगा या नहीं होगा। केस टू, केमिस्ट्री पार्ट सेकंड इश्यू नहीं करा रहा हूं। अगर वो बॉय लाइब्रेरी टिकट को यूज करता है केमिस्ट्री पार्ट सेकंड के लिए तो फर्स्ट भी यूज करेगा ही। अब उसके इंटरेस्ट की कितनी बुक्स बचती है, 6, और टिकट है। ये पॉसिबिलिटीज तो 6 तरीके से हो सकती है। अगर वो केमिस्ट्री पार्ट सेकंड बोरो नहीं करना चाहता तो फर्स्ट बोरो कर भी सकता है, नहीं भी, तो उसके इंटरेस्ट की 7 बुक्स बची, बट टिकट है 3। तो फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, 7 इंटू 6 इंटू 5, 35 ऑप्शन ही हो गए। या तो वो केमिस्ट्री पार्ट सेकंड इशू कराएगा तो फर्स्ट भी कराएगा, या नहीं कराएगा तो फर्स्ट करा भी सकता है, नहीं भी। तो ये वो सारे कॉम्बिनेशन है, इसमें उसने केमिस्ट्री पार्ट सेकंड कितने तरीके से लाइब्रेरी टिकट यूज कर सकता है, इसमें वो सारे कॉम्बिनेशन आ गए कि केमिस्ट्री पार्ट सेकंड इशू कराएगा तो फर्स्ट भी कराएगा, और अगर सेकंड नहीं कराएगा तो फर्स्ट करा भी सकता है, नहीं भी। एग्जाम्पल 25, अभी पढ़ता हूं मैं आपके आगे। इन हाउ मेनी वेज कैन 7 प्लस साइन है और 5 माइनस साइन है, इस तरीके से अरेंज करना है कि नो टू, अरेंजमेंट की बात करिए, नो टू माइनस साइन अकर टुगेदर। तो पहले प्लस वाले साइन प्लेस कर लो, 7 प्लस साइन हो गए। अब माइनस साइन के लिए ऑप्शंस कितने बचे, 2 माइनस साइन एक साथ नहीं आने चाहिए, तो प्लस साइन के बीच में आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सीट पे, 8 सीट पे कितने लोगों को अरेंज करना है, माइनस साइन कितने हैं, 5 माइनस साइन, ठीक है। अब ये 5 माइनस साइन आपस में अरेंज हो नहीं सकते, तो सेम उनके फैक्टोरियल से डिवाइड, और ये प्लस साइन आपस में फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। अब 8p5 सॉल्व करके क्या आएगा, 56। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, तो पहले आप बॉयज को प्लेस कर लेते हो, बट यहाँ पर इसलिए डिवाइड करा क्योंकि जो माइनस साइन है वो आपस में रेंज नहीं हो सकते, यहाँ पर भी प्लस साइन आपस में रेंज नहीं हो सकते। आपका बच्चों कॉम्बिनेशन तो कंप्लीट हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लास में, आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मिक्स प्रॉब्लम्स होंगी और कुछ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और सर्कुलर परमुटेशन रह जाएगा, तो लास्ट में मैं उसके फॉर्मुलेस लिख के आपका चैप्टर एंड कर दूंगा। तो लास्ट क्लास आपकी बिल्कुल फाइनल क्लास होगी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, ठीक है बच्चों। तो यहां तक कॉम्बिनेशन का पार्ट समझ में आ गया होगा। तो बाकी बच्चों नेक्स्ट क्लास में चैप्टर एंड करेंगे।
चाहे वो क्लास थोड़ी बड़ी कर लेंगे, बट चैप्टर एंड हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। ठीक है, जो भी डाउट्स हो, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9358, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर 9358668687। ठीक है बच्चों, चलो, ओके, बाय बाय।